लेक्चर वीडियो में हम संघट्ट सिद्धांत व परम अभिक्रिया वेग में तुलना करेंगे। संघट्ट सिद्धांत और परम अभिक्रिया वेग में पहला अंतर तो यही होता है कि संघट्ट सिद्धांत तो साधारण अभिक्रियाओं पर लागू होता है और परम अभिक्रिया वेग जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होता है। ये हर एक अभिक्रिया पर लागू नहीं होता, पर परम अभिक्रिया वेग लागू होता है। संघट्ट सिद्धांत में हमने क्या किया था, ए को बराबर रख दिया था जेड भी, मतलब चर घातांकी गुणांक एक की समानता जिससे दर्शाती टक्करों की संख्या जेड के बराबर, इससे समानुपाती दर्शाया था। जबकि परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत में ये किससे संबंधित होता है, डेल्टा एस एंट्रोपी से संबंधित होता है। डेल्टा एस एंट्रोपी से संबंधित होता है। यदि अणु दृढ़ गोले माने जाएं तो ए व जेड के मान कैसे होते हैं, आगे पढ़ा था। अगर अणुओं को दृढ़ गोले माना जाए तो ए व जेड के मान समान प्राप्त होते हैं। जबकि जटिल अणुओं में क्या होता है, जटिल अणु होते हैं उनमें एक जटिल अणु होते हैं उनमें सक्रिय संकर अवस्था बनने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और संघट्ट सिद्धांत से तो जो ये संघट्ट सिद्धांत होता है ना, इससे सही परिणाम भी प्राप्त नहीं हो पाते। ठीक है, दोबारा सुनो। यदि अणुओं को दृढ़ गोले माना जाए तो ए व जेड के मान समान होते हैं और सक्रिय संकर बनने की संभावना भी कम हो जाती है और सब परिणाम भी सही प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जबकि जो परम अभिक्रिया वेग होता है, परम अभिक्रिया वेग, इसके द्वारा सभी प्रकार की अभिक्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है, ये सफल है इसमें। जबकि संघट्ट सिद्धांत के द्वारा कुछ अभिक्रियाओं की व्याख्या कर भी सकते हैं और कुछ की व्याख्या नहीं होती है। अब प्रॉपर हम अंतर देखते हैं कि करके अंतर देखो, ये एक तरफ अंतर लेते हैं संघट्ट और एक तरफ परम अभिक्रिया वेग। ओके, अब देखो फर्स्ट, इसमें चर घातांकी गुणांक ए को जेड टक्करों की संख्या के बराबर या समानुपाती माना जाता है। जबकि यह ए किससे संबंधित होता है, इसमें एंट्रोपी से संबंधित होता है। ठीक है, सेकंड देखो, ये जो संघट्ट सिद्धांत होता है ये सक्रिय संकुल निर्माण वाली अभिक्रियाओं की व्याख्या नहीं कर सकता। तो क्या लिख दें, सक्रिय संकर संकुल की व्याख्या नहीं, और ये सफल व्याख्या कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड, अभिकारक अणु जब पास आते हैं, इसमें जब अभिकारक अणु दूर से पास आते हैं, अभिकारक जब अणु पास आते हैं तो उनके मध्य टक्कर होती है जिससे उनमें विद्यमान बंध टूट जाता है और अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। मतलब ये कहता है कि वेग समानुपाती होता है टक्करों की संख्या, जैसे जैसे टक्करों की संख्या बढ़ेगी वेग की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, जबकि इसमें देखें तो सक्रिय संकुल स्वतंत्रता की कोटि के अनुरूप वियोजित होता है। ठीक है, जो सक्रिय संकुल है वो स्वतंत्रता, क्या कौन सा सक्रिय संकुल, देखो डायग्राम ये इस तरह से ग्राफ बनाया था, इसमें a प्लस बी को जोड़ना है हमें, तो एक बीच में अवस्था मिलेगी यहाँ पर, ये यहाँ मिलेगा सक्रिय संकुल ए बी स्टार। ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं। जो सक्रिय संकुल होता है वो स्वतंत्रता की कोटि के अनुरूप वियोजित होगा। बाद में आगे ये दोबारा से उत्पाद बनाएगा ना, अभी ए बी स्टार है, आगे जाके ए बी उत्पाद बनाएगा। ठीक है, ए बी उत्पाद या फिर आयन जो भी बनाना उत्पाद, हम तो सिर्फ उदाहरण ले रहे हैं कि ए बी स्टार संक्रमण अवस्था में नहीं, बाद में जाके टूटेगा, किस तरह उत्पाद अपनी अनुसार बनाएगा। तो क्या है,
तो जो सक्रिय संकुल बाद में टूटकर जो उत्पाद बनाता है वो किसके अनुसार बनाता है? स्वतंत्रता की कोटि के अनुसार। जबकि इसमें उत्पाद किससे बना है? जितनी टक्कर उतना उत्पाद उतना अभिक्रिया वेग। ये बताता है। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें अणुओं को ठोस गोले माना है। दृढ़ ठोस गोले कैसे माना है? दृढ़ ठोस गोले माना है। जबकि इसमें सक्रियत संकुल को एक प्रकार का अणु ही माना जाता है, अणु की भांति माना जाता है, लेकिन यह अभिक्रिया निर्देशांकों के अनुरूप चतुर्थ फोर्थ स्वतंत्रता की कोटि रखता है। ठीक है, बस एक बात याद रखनी है, ये सक्रिय संकुल को अणु ही माना जाता है, जबकि इसमें ठोस गोला मानते हैं। अणु होता है लेकिन चतुर्थ स्वतंत्रता कोटि रखता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, हम बार बार पढ़ रहे हैं, अभी हमने परम अभिक्रिया आवेग और संगठित सिद्धांत में अंतर पढ़ लिया, और इससे आपको ये भी आइडिया हो गया कि परम अभिक्रिया वेग क्या है, थोड़ा थोड़ा कि परम अभिक्रिया वेग इसकी व्याख्या सफल कर सकता है, स्वतंत्रता की कोटि के अनुसार वियोजित होता है संकुल, और इसमें संकुल को अणु मानते हैं वगैरह। इसका इंट्रोडक्शन मिल गया, और इससे पता भी लगे संगठित सिद्धांत से ये कैसे भेद्यता दर्शाता है। अब हम पढ़ेंगे सक्रिय संकुल। ये इसमें बार बार हम किसकी बात कर रहे हैं? सक्रिय संकुल। तो हम इस परम अभिक्रिया वेग को कहते हैं सक्रिय संकुल का सिद्धांत भी। तो अब हम पढ़ेंगे इस परम अभिक्रिया वेग। ठीक है, तो देखो, परम अभिक्रिया वेग या सक्रिय संकुल का सिद्धांत। डायरेक्ट सिर्फ परम अभिक्रिया वेग ही लिख रही हूँ, परम अभिक्रिया वेग। देखो, यदि हम परम अभिक्रिया वेग के बारे में बात करें तो ये परम अभिक्रिया वेग है, यह आधुनिक सिद्धांत है, और यह दिया था मार्सिलीन के द्वारा। यह मार्सिलीन के द्वारा दिया गया था, और बाद में आयरिंग व पोलैनी नामक वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया था। और इस सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ते हैं कि करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला इसके जो पॉइंट्स थे उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में वे अणु जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है, अणु जिनके पास क्या है? पर्याप्त ऊर्जा है। वे अणु जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है वे एक दूसरे के पास आते हैं, और एक दूसरे के पास आकर के बनाते हैं सक्रियत संकुल। क्या बनाते हैं? सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं। ये संकुल अभिकारक अणुओं के साथ साम्य अवस्था में होते हैं। मतलब अगर हम लिखें अभिकारक साम्य अवस्था सक्रिय संकुल, संकर संकुल नहीं लिख रही, सिर्फ संकुल। ठीक है, तो ये अभिकारक के साथ कैसे होता है? साम्य अवस्था। ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जो सक्रिय संकुल बनता है उस सक्रिय संकुल को अणु की भांति माना जाता है। ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, ये किसके समान है? अणु के समान। तो क्या माना जाता है? इसे अणु के समान माना जाता है, लेकिन ये अभिक्रिया निर्देशांकों के अनुसार चतुर्थ स्वतंत्रता की कोटि रखता है। कौन सी स्वतंत्रता की कोटि रखता है? चतुर्थ। ये हम अंतर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, जो सक्रिय संकुल स्वतंत्रता की चतुर्थ कोटि के होती है, ये उसी के अनुरूप ही वियोजित होता है और उत्पाद बनाता है। मतलब दोबारा मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, सक्रिय संकुल का वियोजन, अब संकुल के बाद लास्ट में उत्पाद ही बन रहा है, तो वो वियोजन होता है इसके अनुरूप, और लास्ट में क्या बनता है? उत्पाद बनता है। ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं सक्रिय संकुल बाद में क्या बनाता है? बाद में चेंज होता है, उत्पाद में चेंज होता है। ठीक है, अतः अभिक्रिया का वेग, अतः अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करेगा? बताओ। देखो, सबसे पहले क्या होगा? अणु पास पास आएंगे, अणु पास पास आएंगे तो सक्रिय संकुल बनेगा। ये सक्रिय संकुल अभिकारक के साथ साम्य अवस्था में होता है। इसके बाद नेक्स्ट, जो सक्रिय संकुल होता है उसको अणु की भांति मानते हैं, और वो
निर्देशांकों के अनुसार चतुर्थ स्वतंत्रता की कोटि रखता है और इसी कोटि के अनुरूप वियोजित होकर उत्पाद बनाता है। मतलब सारा डिपेंड, उत्पाद बनने में किस पे डिपेंड है? तो अभिक्रिया वेग भी किस पर डिपेंड होगा? सक्रिय संकुल के वियोजन की दर। तो अभिक्रिया वेग किस पर डिपेंड करता है? सक्रिय संकुल के वियोजन की दर पर ये डिपेंड करता है। ओके, आगे देखो, वियोजन की दर पर डिपेंड कर गया। इसके बाद आगे देखो, अगर हमें लिखना हो किसी अभिक्रिया को अभिकारक से उत्पाद तक, तो क्या लिखना पड़ेगा? अभिकारक, लास्ट में उत्पाद बनेगा तो बीच में कौन बन रहा है? सक्रिय संकर संकुल, ये बन रहा है। फिर बाद में क्या बनेगा? ये अगर a प्लस बी बन रहे तो पहले बनेगा ए बी स्टार और बाद में बनेगा इससे जो भी उत्पाद बनना हो। तो यहाँ ए बी स्टार क्या है? सक्रिय संकर संकुल या फिर सक्रिय संकुल बोलो, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार फॉर्मूला निकलता है क्या? देखो, फॉर्मूला ये आता है कि अभिक्रिया वेग बराबर होता है ऊर्जा अवरोध के उच्चिष्ट पर सक्रिय संकुल की सांद्रता, सक्रिय संकुल की सांद्रता मल्टीप्लाई ऊर्जा अवरोध को पार करने की आवृत्ति। कितनी आवृत्ति है? ऊर्जा अवरोध को पार करने की आवृत्ति और मल्टीप्लाई फिर सक्रिय संकुल द्वारा ऊर्जा अवरोध को पार करने की प्रायिकता। मतलब कितनी प्रायिकता है कि अणु सक्रिय संकुल बनकर ऊर्जा अवरोध को पार करेंगे। तो किस पर प्रायिकता? तो मैं लिख रही हूँ, सक्रिय संकुल द्वारा ऊर्जा अवरोध को पार करने की, ठीक है। तो अभिक्रिया वेग इस सिद्धांत के अनुसार जो फॉर्मूला आता है उसमें तीनों में गुणनफल है किसका? सक्रिय। पहली तो यह है कि सक्रिय संकुल कितनी, उनकी सांद्रता कितनी है, कितने सक्रिय संकुल बन रहे हैं, ऊर्जा अवरोध को पार करने की आवृत्ति कितनी है और उन अणुओं की प्रायिकता कितनी है जो सक्रिय संकुल बने हैं और उस ऊर्जा अवरोध को पार कर पा रहे हैं। इनके तीनों के गुणनफल के बराबर क्या होगा? अभिक्रिया वेग। अब इसे लिख देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। मैं लिख दी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके आगे, यदि ऊर्जा अवरोध के उच्चिष्ट पर अल्प दूरी डेल में सक्रिय संकुल का औसत वेग u बार है। देखो मतलब ये है कि जो ऊर्जा अवरोध प्राप्त कर उच्चिष्ट, मतलब ये वाला उच्चिष्ट, तो जैसे डायग्राम बनाया तो ये उच्चिष्ट। तो यदि ऊर्जा अवरोध की उच्चिष्ट पर अल्प दूरी डेल में सक्रिय संकुल का औसत वेग u बार है तो ऊर्जा अवरोध को पार करने की इकाई समय में संकुलों की आवृत्ति। हमें केवल अभी हम कौन सी आवृत्ति निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आवृत्ति का आ जाएगी संकुल की आवृत्ति। किस बेस पे निकाल रहे हैं? दोबारा सुनो, यदि पार करने वाले उच्चिष्ट पर अल्प दूरी डेल में सक्रिय संकुल का औसत वेग कितना दे दिया है? u बार। सक्रिय संकुल का औसत वेग किसमें? अल्प दूरी डेल में। अल्प दूरी डेल में सक्रिय संकुल का औसत वेग u बार है तो ऊर्जा अवरोध को, इस ऊर्जा अवरोध को पार करने की इकाई समय में सक्रिय संकुल की आवृत्ति हो जाएगी, आवृत्ति बराबर u बार बटे जो दूरी है उच्चिष्ट पर अल्प दूरी डेल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार के अकॉर्डिंग
क्या होता है, u बार बराबर आता है KT अपॉन 2πm। हमें केवल इसमें ये करना है, सिद्धांत जो अणुगतिक सिद्धांत जो भी सिद्धांत है उनके आधार पर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दी है, इसका इक्वेशंस दी है, उन इक्वेशंस को इस फॉर्मूले समीकरण 1 में रख के इसको सॉल्व करना है बस। तो सबसे पहले हमने ये निकाला। अब देखो अतः अब क्या होगा, देखो जब u बार की वैल्यू ये दी है तो इस वैल्यू को इसमें रखूँ, क्या आ जाएगा, आवृत्ति। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आवृत्ति, पूरी लाइन नहीं लिख रही। आवृत्ति क्या आ जाएगी, 1/del √KT अपॉन 2π ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें आवृत्ति मिल गई। अब लिखेंगे आगे, देखो स्थैतिक ऊष्मागतिकी, किसके अनुसार, स्थैतिक ऊष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार, स्थैतिक ऊष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा अवरोध की लंबाई डेल में सक्रियत संकुल, ये वाली इक्वेशन निकाल रहे हैं हम, सक्रियत संकुल द्वारा अवरोध को पार करने की प्रायिकता। पहली इक्वेशन ये निकाली, क्या किया था, उच्चिष्ट पर अल्प दूरी डेल, उच्चिष्ट पर अल्प दूरी डेल में सक्रिय संकुलों का औसत वेग क्या था, इस स्थिति पर सक्रिय संकुलों का औसत वेग था न्यू बार, तो आवृत्ति न्यू बार अपॉन डेल। अब इसमें क्या करेंगे, स्थैतिकी ऊष्मागतिकी के अनुसार ऊर्जा अवरोध की लंबाई, ऊर्जा अवरोध इतना मान लें, ऊर्जा अवरोध की लंबाई डेल में सक्रिय संकुल द्वारा अवरोध को पार करने की प्रायिकता, इसको पार करने की प्रायिकता मतलब इसको निकाल रहे हैं, कितनी हो जाएगी, देखो बराबर में लग दो 2π, इसके अकॉर्डिंग ये आती है KT अपॉन H, ये क्या हाफ में लगे डेल। ये हो गई इक्वेशन 3, ये थी इक्वेशन सेकंड, ये भी इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, अगर यहाँ m देखें तो m है सक्रियत संकुलों का प्रभावी द्रव्यमान, तो मैं सक्रिय संकुलों का द्रव्यमान लिख रही हूँ। ठीक है, K क्या होगा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और T क्या है, परमताप। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन ये निकाल लिया आवृत्ति, अब प्रायिकता निकालिए, प्रायिकता का फॉर्मूला ये आया और उसमें MKTH क्या है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद देखो अब क्या करेंगे, यदि ऊर्जा अवरोध के उच्चिष्ट पर सक्रिय संकुलों की सांद्रता हमने मान ली, अब ये वाले देखो ये निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया, अब हम मान रहे हैं सांद्रता C स्टार है, तो मैं मानती हूँ सांद्रता उच्चिष्ट पर सक्रिय संकुलों की सांद्रता C स्टार है। क्या है, C स्टार, तो इस फॉर्मूले में इस सबको रख दो, क्या आएगा, अभिक्रिया वेग बराबर, सबसे पहले क्या आएगा C स्टार आ गया इनटू, फिर क्या रखोगे इसको 1/del KT अपॉन 2πm आ गया। नेक्स्ट अब क्या रखोगे इसको, इसे रखो 2πm KT हाफ अपॉन H डेल आ गया। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर हम इस अंडर रूट को हटा के हाफ लिख दें तो ये भी हाफ और ये भी हाफ, मतलब क्या है, ये 2πm से 2πm कट गया, KT की पावर हाफ, KT की पावर हाफ, ये हो रहा है, मतलब कि अंडर रूट का स्क्वायर हो गया, यही तो हो रहा है इसमें, जब हम 2πm काट दिए। ठीक है, दोबारा देखो क्या है 2πm, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ अंडर रूट 2πm KT, और यहाँ पे भी अंडर रूट 2πm होता, इससे तो ये चला गया। अब क्या बचा है, अंडर रूट KT, अंडर रूट KT, अंडर रूट KT, अंडर रूट KT का स्क्वायर क्या हो जाएगा, KT। तो अब देखो मैं क्या लिखूंगी, अभिक्रिया वेग बराबर C स्टार इंटू 1/del, डेल भी कट गया, यहाँ से डेल गया, ये हो गया, तो डेल भी नहीं है, सॉरी तो डेल भी कट चुका है, क्या बचा है केवल KT अपॉन H। तो अभिक्रिया वेग बराबर C स्टार इंटू KT अपॉन H, ये बच गया। ठीक है,
इसके बाद देखो इसको रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 हो गया। अगर हम इसमें KT/H की बात करें इसकी, तो यहाँ KT/H सार्वभौमिक आवृत्ति कहलाती है। क्या है ये? सार्वभौमिक आवृत्ति। सार्वभौमिक आवृत्ति क्या? KT/H बराबर सार्वभौमिक आवृत्ति। इसकी विमा सेकंड इनवर्स में होती है, जो कि सक्रिय संकोच द्वारा ऊर्जा अवरोध को पार करने की ये प्रभावी दर है। ठीक है, पार करने की प्रभावी दर क्या है? ये है। अब हमने इक्वेशन 4 निकाल दी, अब थोड़ा सा और रह गया, फिर यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। देखो हम अब क्या करेंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार ए और बी की सांद्रताएं A व CB ले ली। अभिकारक किस A व B की सांद्रताएं क्या ले ली? CA व CB। तो अभिक्रिया वेग बराबर क्या हो जाएगा कि R ले रहे हैं, CA/CB है ये कांस्टेंट वेग। अब इक्वेशन 5 बन गया। देखो वेग, ये भी वेग है और ये भी वेग है, तो वेग तो E इसके बराबर में ये, तो क्या करेंगे, समीकरण 4 व 5 की तुलना से क्या आ जाएगा, KR CA/CB बराबर C*KT/H। तो KR बराबर क्या हो जाएगा, C*CA/CB, ये भी तो सांद्रता ही है, KT/H। अब हम इसकी जगह एक नया रख देंगे, K स्टार। क्या रख दिया हमने? K स्टार KT/H। इसकी जगह लग, यहाँ K बराबर क्या है, K स्टार बराबर C*CA/CB। क्या क्या CA/CB। इसी फॉर्मूले का यूज किया था हमने आगे, कहाँ पे, जब हमने ऊष्मागतिकी की निरूपण किया था, तो मैंने बोला था परम अभिक्रिया वेग का एक इक्वेशन आएगा जिसका यूज हम अभी कर रहे हैं। तो वो इक्वेशन यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गई हमें। यहाँ पर आपकी यूनिट केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट होती है, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे यूनिट कंप्लीट। ओके।